हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम आपका एसएससी का स्पीड टेस्ट नंबर 13 डिस्कस करवाया था। और जैसा कि आज आप सब जान रहे हैं, आज एसएससी का स्पीड टेस्ट नंबर जो है क्रम के हिसाब से बात करें तो 14B है। सो प्यारे बच्चों, 14B में टोटल 25 क्वेश्चन है जीएस के, और हम आज हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, एक सही है, 3 गलत उत्तर होंगे, 3 गलत ऑप्शन रहते हैं, एक सही रहता है। सो मित्रों, आइए हम चर्चा करते हैं आज के हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। बच्चे, हमारा जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि दीवाने अर्ज इज अ, दीवाने अर्ज एक है। अब दीवाने अर्ज क्या था? अगर पूछा जाए कि दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज क्या था? रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, आर्मी डिपार्टमेंट था, रिलीजियस डिपार्टमेंट है, फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट है। सो मित्रों, दीवाने अर्ज क्या था, या किस तरह का ये विभाग था, किस राजा से ये जुड़ा विभाग था? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्मी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। जैसा कि मुझे याद है, जो भी हमारे प्यारे मित्र या प्यारे बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लास में एसएससी के कोर्स में हिस्ट्री का पार्ट पढ़े हैं, जिसमें हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का पूरा समय है 1206 से लेके 1526 का। अब इस दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश रहे हैं। कितने वंश रहे हैं बच्चे? इसमें कुल 5 वंश रहे हैं। कितने थे? 5 वंश। अब हम 5 वंशों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हिस्सा है, सबसे पहला हिस्सा कहलाता है हमारा गुलाम वंश। फिर हमारा कहलाता है खिलजी वंश। फिर कहलाता है तुगलक वंश। फिर कहलाता है सैयद वंश। और फिर सबसे लास्ट में कहलाता है लोधी वंश। सो प्यारे मित्रों, अगर हम बात करते हैं किसकी? गुलाम वंश की, तो जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश का समय काल है 1206 से लेके 1290। अब इसी गुलाम वंश में एक शासक था जिसका नाम था बलवन। बलवन का समय काल था 1265 से लेके 1287। अब बलवन ने ही अपने ये कह दें शासन काल के दौरान दो प्रमुख योजनाएं चलाई थी, दो प्रमुख विभाग उसने स्थापित किए थे। एक विभाग उसने बनाया था बेटा दीवाने अर्ज, एक विभाग बनाया था उसने दीवाने अर्ज, और एक विभाग उसने बनाया था दीवाने बरीद। क्या बनाया था? दीवाने बरीद। तो एक दीवाने अर्ज था और एक दीवाने बरीद था। दीवाने अर्ज में ही जो है ये सैन्य व्यवस्थाओं का विभाग था। ये क्या था बेटा? ये था सैन्य व्यवस्था का विभाग। और दीवाने बरीद जो था ये होता था गुप्तचर विभाग। ये क्या होता था? ये होता था गुप्तचर विभाग। तो एक सैन्य विभाग है और एक क्या है? गुप्तचर विभाग है। तो दीवाने अर्ज की जहाँ तक हम बात करते हैं, दीवाने अर्ज की, तो इसे कहा गया सैन्य विभाग। तो ये था सैन्य विभाग का हिस्सा, इस तरीके से ऐसे। तो ये है हिस्सा सैन्य विभाग का। अब इसमें दीवाने बरीद तो दिया नहीं था, लेकिन आप दीवाने बरीद भी याद रखो, हो सकता है कभी आपसे यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो मुझे उम्मीद है बच्चे, हम आप ये भी बिल्कुल अच्छे से या सही तरीके से आप बता पाएंगे, समुचित तरीके से, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका क्या करेक्ट आंसर है? बी आंसर इसका जो है सही। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। अच्छा, 26 से लेके 26 से लेके 50 तक के जो है टोटल 25 क्वेश्चन जो हैं इसमें, 25 क्वेश्चन है इसमें, 25 क्वेश्चन है इसमें, 26 से 50 तक थे। अब 26वां हो गया है हमारा, 27वां प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलिसिस मेटल? निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रोलिसिस धातु है? कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, सिल्वर है, आयरन है? कौन सा है इलेक्ट्रोलिसिस धातु है? देखिए, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ शब्द लिखा है कैल्शियम। अच्छा बच्चे, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जैसे कभी आपको मेटल या नॉन मेटल में अगर अंतर आपको निकालना है, वहाँ याद रखिए अंतर, अगर डिफरेंस आपको निकालना है, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। ट्रिक ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कभी कभी ये ट्रिक से बहुत बहुत बड़ा काम हो जाता है सवाल। बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक पढ़ के ही सीधे आंसर को टिक कर ले जाते हैं और अपना सही आंसर बता ले जा पाते हैं बच्चे। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोलिसिस मेटल? मेटल है। अब मेटल की बात करेंगे, याद रखेंगे जिस भी धातु के शब्द में यम
या माँ जैसे शब्द का उच्चारण होता है, माँ जैसे शब्द का उच्चारण होता है, तो ज़्यादातर वो जो भी तत्व होंगे वो सभी तत्व क्या होते हैं, मेटल होते हैं। लेकिन अगर किसी भी में ना, जा या रा ऐसे शब्दों का उच्चारण होता है, ना, जा, रा, जैसे हाइड्रोजन, जन ना है, सिल्वर वर रा है, या आयरन ना है, तो ऐसे करके अगर ना का या जा का या रा का उच्चारण लास्ट में मिलता है, एकदम लास्ट में अगर इसका उच्चारण मिलता है, तो याद रखें वो सभी क्या होते हैं, वो सभी हो जाते हैं हमारे आधातु हो जाते हैं। चूंकि इसमें कहा क्या गया था कि निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रोलिसिस धातु है, तो धातु के लिए क्या चाहिए था हमको, यम, तो यहाँ वाई यू यम था, तो कैल्शियम इस तरह से बिल्कुल सही है। बाकी अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कंडीशन, अब ये तो एक ट्रिक के आधार पे हो गया, अब इसको अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में समझने का प्रयास करें, तो जो कैल्शियम होता है इस पे 2 प्लस के साइन होते हैं, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, जिसको हम लोग 2, 8, 8 और 2 में ब्रेक करते हैं। तो इसके लास्ट सेल में जो एलिमेंट्स होते हैं या वे कहते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, जो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, उनसे कोई बॉन्ड बना लेता है, साझा कर लेता है, और इस प्रकार की प्रक्रिया ही इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, किसी के साथ में साझा करते हैं, देन वो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। जैसे सिंथेसिस माने जोड़ना, वैसे इलेक्ट्रोलिसिस माने बॉन्ड्स को जोड़ना, और कहलाता है कि ये 2 बॉन्ड जोड़ रहे हैं, देन ये क्या इलेक्ट्रोलिसिस का कैल्शियम का हिस्सा है। सो कैल्शियम जो है इसका बिल्कुल क्या था, सही आंसर है। जो भी विद्यार्थी कैल्शियम कर रहे थे वो बिल्कुल सही थे। अगला है क्वेश्चन, ज्वालागट्टा का संबंध किस खेल से है, ज्वालागट्टा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अब ज्वालागट्टा एक खेल है, आपको सॉरी एक ये जो एक विषय है, एक वस्तु है, एक विषय वस्तु है, जिसका जो संबंध है वो किस खेल से कह रहा है, बैडमिंटन से जुड़ा है ये, टेनिस से है, हॉकी से है, या फुटबॉल से है। तो ज्वालागट्टा जो शब्द जुड़ा है ये क्या है, बैडमिंटन से जुड़ा है। याद रखिएगा, जितने भी बच्चे स्पोर्ट्स होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, हर एक स्पोर्ट की अपनी खुद की स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी होती है। क्या होती है, हर एक स्पोर्ट की अपनी स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी होती है। उस स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी में ही एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं ज्वालागट्टा। क्या कहते हैं बच्चे उसको हम लोग कहते हैं ज्वालागट्टा। तो ज्वालागट्टा क्या है, एक टर्मिनोलॉजी का हिस्सा है, और ये बैडमिंटन क्या है, ये उसी के पार्ट का एक हिस्सा होता है। सो ये ज्वालागट्टा उसी का हिस्सा है, तो ये स्पोर्ट्स की क्या है, एक टर्मिनोलॉजी का हिस्सा है बच्चे। सो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, इस बात को क्लियर कर पाए हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, द इलाहाबाद पिलर इज द इलाहाबाद पिलर इन उत्तर प्रदेश इंडिया वॉज बिल्ड बाय द एम्परर अशोका, बट विच एम्परर रिपेयर्ड इट। उत्तर प्रदेश भारत के इलाहाबाद स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था, लेकिन इसकी मरम्मत का श्रेय किस राजा को जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं मित्रों। एक ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक को जाता है, एक ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी को जाता है, एक ऑप्शन है अकबर को जाता है, या एक ऑप्शन है कि जहांगीर को जाता है। जो मुगलिया सल्तनत में एक राजा थे जहांगीर, जिन्हें स्थापत्य शैली का या फिर ये कहते हैं कि चित्रकारी का बड़ा शौक था, ये उनको जाता है। कौन है इसका सही आंसर। सो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो जहांगीर है। क्या है, जहांगीर। याद रखिएगा, जहांगीर, जहांगीर इनका बचपन का जो नाम था वो सलीम था। ये अकबर के पुत्र थे, अकबर के पुत्र थे पुत्र थे और इनका जो समय काल था बच्चों, वो 1605 से 1627 था। इन्होंने इलाहाबाद पिलर का जो निर्माण था, निर्माण क्या उसकी मरम्मत का कार्य जो है करवाया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, जहांगीर जो है बच्चे क्या है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो ये करेक्ट आंसर क्या है, जहांगीर। तो जो भी विद्यार्थी हमारे जहांगीर के साथ जा रहे हैं या जहांगीर बता रहे हैं, वो बिल्कुल क्या है, सत्य है, बिल्कुल सही है। Who said about the revolt 1857 that it was the first war of the independence। 1857 के विद्रोह में किसने कहा था यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। Who said about the revolt 1857 that it was a first
वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बात किसने कही थी कि युद्ध के लिए ये पहला, भाई स्वतंत्रता के लिए ये पहला युद्ध है। यह किसने कहा था कि स्वतंत्रता का ये पहला संग्राम है? इस बात को किसने कहा था? ऑप्शन है, अरबिंदो घोष ने कहा, वीडी सावरकर ने कहा, मजूमदार ने कहा, या एस एन सेन साहब ने कहा। ये बात किसने कहा? सो बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा नाम वीडी सावरकर का नाम। तो वीडी सावरकर साहब ने ये बात कही थी। क्या कहा था? वीडी सावरकर ने ये बात कही थी। और वीडी सावरकर ने क्या कहा था कि 1857 की क्रांति या युद्ध स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध है, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वीडी सावरकर। जो भी विद्यार्थी हमारे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल क्या है? सही है, उनका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। विच कंट्री हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश में है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मित्रों। ये अगर मैं कहूँ तो ये स्टैटिक के सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर पहले से ही जानते होंगे। और एक आसान सा क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? आपके सामने चार ऑप्शन है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, यूएसए है। सो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो अमेरिका माने यूएसए, हाँ बिल्कुल देखिए यूएसए है, यूएसए। अगर मैं कहूँ तो यूएसए का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है, सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है। तो यूएसए जो है इसका ये सबसे बड़ा हिस्सा है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है इसको हिंदी में। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है इसका ये करेक्ट आंसर है मित्रों। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। अब हमारा जो प्रश्न नंबर है वो प्रश्न नंबर 32वां है, प्रश्न नंबर 32 है। 32वां क्या कहता है मित्रों? 32वां कहता है प्रश्न, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कॉन्केव ईच हाउस एट सच एज द इंटरवल दैट देयर शुड नॉट बी मोर देन बिटवीन टू सेशन। संविधान राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन को इतने अंतराल का पर बुलाने का अधिकार देता है कि दो सत्रों के बीच से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि सदन की जब बुलाने की कार्यवाही होती है तो सदन की कार्यवाही हो, लेकिन दो सदन के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए, ये इस बात को कह रहा है। जैसे मान लो ये संसद है और संसद का ये मान लेते हैं लोकसभा सदन है, मान लेते हैं लोकसभा क्या है? ये सदन है। अब लोकसभा सदन की एक बैठक हुई, मान लीजिए क्या हो गई? एक बैठक हुई, और एक बैठक में लगभग बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए उस बैठक में, लगभग एक बैठक में काफी लोग क्या हो गए? इकट्ठा हो गए मान लीजिए। अब इसके बाद में लोकसभा की दूसरी बैठक हुई, तो यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह से दूसरी बैठक हुई। अब जब इस तरह से ये जो दूसरी बैठक हुई तो एक बैठक ये हो गई, दूसरी बैठक ये, तो इनके बीच में कितने का अंतराल होना चाहिए? इनके बीच में कितने का अंतराल होना चाहिए? तो इनके बीच में भाई कम से कम अधिक सॉरी अच्छा कितने का अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए? मतलब भाई ये देखो कितने समय से अधिक नहीं, तो जब अधिक नहीं आए तो 6 महीने जैसे समय कहा जाता है। भाई 6 महीने से ज़्यादा का समय ना हो, इसके पहले में ही सदन की कार्यवाही होनी चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं नॉट मोर देन 6 मंथ, 6 मंथ से अधिक का जो है टाइम इसमें नहीं होना चाहिए। 6 मंथ से अधिक का टाइम क्या है? इसमें नहीं होना चाहिए। तो ही इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे, तो ही क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मुझे उम्मीद है कि ये चीजें अब क्लियर हैं आपको।
अगला प्रश्न है, जूना खान कॉमनली नोन एज द अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ सेकेंड रूलर वॉज। जूना खान खिलजी, जिसे आमतौर पे अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है, का दूसरा शासक था। भाई जूना खान, अगर हम कहें तो जूना खान जो नाम था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय का जो है मैच करता है नाम, लेकिन यहाँ जूना खान खिलजी है, तो जूना तुगलक तो नहीं, खिलजी है, तो खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम था। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी जिसे जूना खान भी कहते थे, ये किसका दूसरा शासक था? तो बच्चे ये अफगान का जो है सेकंड शासक था। कहाँ का था? ये मतलब इनके पूर्वज अफगानी थे, और ये अफगान का क्या था? सेकंड किंग था। तो अफगान से ये क्या करता था? बिलोंग करता था। अफगान का क्या था? ये दूसरा शासक था। ये अफगान का ये सेकंड शासक था बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है? द इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी वॉज propounded by H.F. Reed in the year 1906 to explain the causes of earthquake mainly based on। अब ये भूकंप से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, हिंदी में आइए पढ़ते हैं। हिंदी में क्या कहता है? इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत को वर्ष 1906 में एच.एफ. रीड के द्वारा मुख्य रूप से एक खाली जगह है जिसे भरना है, पर आधारित पर आधारित पृथ्वी भूकंप के कारणों को समझने के लिए प्रतिपादित किया गया था। ये बताना है, इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत है ये, जो 1906 में एच.एफ. रीड के द्वारा दिया गया था। और यह जो आधारित भूकंप का सिद्धांत है, किसके लिए दिया गया था या किसने दिया था? वोल्केनिक इरप्शन पे दिया था, डिस्ट्रैक्शन प्लेट बाउंड्रीज पे दिया था, या फ्रैक्चर एंड फॉल्ट्स ऑफ द अर्थ पे दिया था, या नन ऑफ दिस पे दिया था? तो बच्चों जैसा कि बात से ही पता चल रहा है, जहां प्लेट बाउंड्री आए, जहां प्लेट टेक्टोनिक आए, प्लेट डिस्ट्रक्शन आए, वहीं पर भूकंप की बात हो जाएगी। सिंपल सी बात है। जब प्लेट डिस्ट्रैक्शन की बात अगर हो रही है, मान लीजिए प्लेट डिस्ट्रैक्शन की बात हो रही है, प्लेट डिस्ट्रैक्शन बाउंड्रीज की बात हो रही है, सो ऐसे जगहों पर क्या आएगा ऑप्शन में? अर्थक्वेक ही आएगा। तो जो भी बच्चे हमारे अर्थक्वेक बता रहे हैं, या जिन्होंने अर्थक्वेक इसमें किया होगा आंसर, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। अर्थक्वेक ही क्या है, इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों, वो बिल्कुल सही है। जो भी हमारे बच्चे, जो भी हमारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द जौनपुर? जौनपुर के संस्थापक कौन थे? अब बच्चे चार ऑप्शन दिख रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन तुगलक। तो ये तुगलक वंश का समय है और तुगलक का दिख रहा है। जैसा कि बच्चे अगर मैं बात करूं, मैंने अभी आपको बताया कि हम बात अभी आपको बता रहे थे कि दिल्ली सल्तनत, तो हिस्ट्री का इस बार वेटेज जो है दिख रहा है एसएससी 14 नंबर की एसटी में। दिल्ली सल्तनत का जो समय था बच्चे, वो 1206 से लेके 1526 का टाइम पीरियड था, जैसा कि आप देख रहे हैं। मान लीजिए अब इसमें क्या है, जैसे इसमें बात करते हैं गुलाम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी ऐसे। अब देखिए तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं, सो तुगलक में एक राजा थे जिनका नाम था बेटा फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए जो फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक जो थे, फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड था, वो 1451 से लेके 1489 तक का इनका टाइम पीरियड था। इनके टाइम में ही मतलब इनके जो बड़े भाई थे, इन्होंने ये कह दे कि इन्होंने अपने बड़े भाई जूना खान या जौना खान, अच्छा जूना खान या जौना खान जो नाम था, वो नाम था एमबीटी का।
मोहम्मद बिन तुगलक का। इन्होंने अपने बड़े भाई जूना खान या जौना खान एमबीटी के नाम से ही के नाम से ही जौनपुर शहर बसाया था जौनपुर शहर बसाया था। सो ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह से जौनपुर शहर बसाया था। ठीक है। सो उम्मीद है कि आप इसको जो है समझ पा रहे हैं या कर पा रहे हैं। ठीक है। तो किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों ये बिल्कुल सही है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बसाया गया था और बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक के छोटे भाई या फिरोज शाह तुगलक के बड़े भाई के नाम से। ठीक है। और बसाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो संस्थापक पूछा गया था, तो संस्थापक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। जो भी हमारे मित्र, जो भी हमारे बंधु फिरोज शाह तुगलक किए हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से ही है। विच सूफी संत सैड दिल्ली दूरी, दिल्ली दूर है या दिल्ली दूरस्थ, किस सूफी संत ने कहा था? बच्चे अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा एमबीटी का। एमबीटी मतलब हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश का। तो तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश का अगर बच्चे हम पूरा समय आपसे चर्चा करें या आपको बताएं, तो पूरे तुगलक वंश का जो समय है, अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं गुलाम से, जैसे गुलाम का 1206 से 1290, फिर खिलजी का 1290 से 1320। ठीक है। तो तुगलक का समय स्टार्ट हो जाता है 1320 से लेके और 1414 तक का समय। अब एमबीटी का समय था 1325 से लेके 1351 तक का समय। ठीक है। ये ऐसे 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 आपको याद करना है बच्चे। एक बात मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा, एक चीज़। जी हाँ, देखो मैंने एक गलती की है और आप लोग जो है उस पे नोटिस करेंगे। ठीक है। ये और ये कभी कभी पुरानी चीज़ों से भी चीज़ें नई क्लियर हो जाती हैं। यहाँ 13 होगा और यहाँ पे भी 13 होगा। सो ये करेंगे फिरोज शाह तुगलक का समय, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये कैसे ध्यान आया, क्योंकि इसके बाद का ये जो क्वेश्चन था दिल्ली अभी दूर है, जिसमें ये कहा गया कि ये किसने कहा था, तो ये एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के एक सूफी संत थे जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया साहब। उन्होंने इस बात कही थी। तो यहाँ टाइम से वो टाइम ध्यान आ गया। तो ऐसे भी चीज़ों को याद रखिएगा कि कभी जैसे भाई एसटी आप लास्ट में सबमिट कर रहे हैं, तो एसटी लास्ट सबमिट करने के पहले एक बार सारे ऑप्शन चेक भी कर लिया करिए कि भाई मैंने जिस पे सही किया है, कि मान लो क्वेश्चन नंबर 36 है तो उसका ए किया है, या 34 नंबर का बी किया है, तो क्या किया है वो भी ध्यान देते रहे बराबर, है ना। तो देखिए एमबीटी मतलब इन्हीं का पूरा नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। सो मोहम्मद बिन तुगलक। अब इनके दरबारी सूफी संत, अब जो दरबारी सूफी संत थे उन्हीं का क्या नाम था? उन्हीं का नाम था निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। माने इन्होंने कहा था दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दिल्ली दूरस्थ, ये कहा था इन्होंने। क्या कहा था? दिल्ली दूरस्थ की बात कही थी इन्होंने। ये हुआ था इनका सही, ऐसे इस तरह से ये। तो कौन व्यक्ति हैं? निजामुद्दीन औलिया। ये आपको क्या ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, जो भी हमारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं या ऑप्शन नंबर ए उन्होंने कहा है, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। विच इज द नॉट यूज द वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का कौन सा उपयोग नहीं है?
वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा का क्या यूज नहीं होता है? आओ देखो भाई, चार ऑप्शन है, क्या क्या कहता है क्वेश्चन कि इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये पानी के अंदर का जो कठोरपन है उसको हमेशा के लिए दूर करता है, एक बात ये। इट कैन बी यूज द क्लीनिंग एजेंट ऑफ अ हाउस होल्ड पर्पज, घर के साफ सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज टू द ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, इसका प्रयोग ग्लास को, साबुन को और पेपर के उद्योग को साफ करने के लिए या यूज करने के लिए किया जाता है। इट शुड यूज बी, इट्स द सोडा इज यूज टू एन एसिड सेडिवेटिव, ये इसका अम्ल के तौर पे प्रयोग किया जाता है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है कि भाई देखो ये तो तीनों चीजें सही हैं, मतलब परमानेंट जल में स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए होता है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वॉशिंग सोडा जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। ये भी पढ़ते हैं कि घर में जो कपड़े हैं, लत्ते हैं या तमाम चीज़ें हैं उसको साफ सफाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इट यूज इन द ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बात भी सही है। लेकिन भाई जो ये बात लिखा है कि दिस सोडा इज यूज टू एंड द एसिड सेडिएटिव, ये नहीं है इसका। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वही ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। सो जो भी व्यक्ति इसमें डी ऑप्शन के साथ गए हैं या जिन्होंने डी ऑप्शन किया था उन सभी का आंसर क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। डी वाले बिल्कुल सही हैं, एकदम करेक्ट हैं। अगला प्रश्न कहता है विच अंडर विच रूल डज द कोर्ट ऑर्डर द लोअर कोर्ट एंड एनी अदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर द केस पेंडिंग बिफोर इट टू हायर अथॉरिटी टू द कोर्ट। किस नियम के तहत, देखिए अब यहाँ पे रिट की बात की जा रही है बच्चों। अगर मैं बात बताऊं तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान का भाग संख्या 3 आर्टिकल नंबर 12 से 35 और आर्टिकल नंबर जो 32 है जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं, जिसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था, उस आत्मा में ही 5 प्रकार के रिट बताए गए थे। उस रिट में हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यू वारंटो, सेचुरीज, प्रोहिबिशन, ठीक है, क्यू वारंटो, ये सब चार उसमें थे। सो इसमें यहाँ पे उसी के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पूछा जा रहा है कि किस नियम के तहत अदालत, निचली अदालत या अन्य प्राधिकृत उसको सक्षम लंबित में उच्च अदालत में उच्च प्राधिकृत को हस्तांतरित करने का आदेश देते हैं। मतलब केस को ट्रांसफर करने का जो राइट है नीचे से ऊपर की अदालत में या ऊपर से नीचे की अदालत में, ये किसको राइट दिया जाता है, ये किस रिट के तहत आता है। इसमें जो है 4 ऑप्शन है। एक दिया है मैंडमस, मैंडमस का हिंदी होता है परमादेश। एक है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध। एक है क्यू वारंटो, इसका मतलब है अधिकार रक्षा। और एक सेटोरी, इसका मतलब है उत्प्रेषण। सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेटोरीज होता है जिसे हम कहते हैं उत्प्रेषण। क्या कहते हैं, उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण में ये व्यवस्था होती है कि प्राधिकृत अधिकारी को हस्तांतरित करने का क्या दिया जाता है, उसमें आदेश दिया जाता है और उस आदेश के आधार पे वो क्या करते हैं, उस कार्य को पूरा करते हैं या उस कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, ये क्या कहता है, हु वॉज द फादर ऑफ अ पुलिस ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश काल में पुलिस के जनक कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कार्नवालिस थे, वॉरेन हेस्टिंग थे या लॉर्ड डलहौजी थे। हु वॉज द फादर ऑफ द पुलिस ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश काल में पुलिस के जनक कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कार्नवालिस थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे या लॉर्ड डलहौजी थे। तो पुलिस के जनक कौन थे ब्रिटिश काल में, पुलिस के जनक कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग या डलहौजी। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है लॉर्ड कार्नवालिस, इन्हें कहा जाता है पुलिस का जनक, पुलिस के जनक। ठीक है, कब के समय में, ब्रिटिश पीरियड में या ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश पीरियड में पुलिस के जनक कौन रहे हैं? लॉर्ड कार्नवालिस रहे हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की बात भी कही थी। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे जिसके समय काल में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। डलहौजी जो थे, ये कौन थे? डलहौजी साहब वो थे जो राज्य हड़प नीति लेकर आए थे, जो रेल व्यवस्था लेकर आए थे, प्रिंटिंग प्रेस की व्यवस्थाओं को लेकर आए थे। तो इन व्यवस्थाओं को लाने वाले डलहौजी साहब थे। सो इसका जो पुलिस के जनक थे वो कौन थे? कार्नवालिस जी थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्नवालिस। जो भी हमारे विद्यार्थी कार्नवालिस बता रहे हैं, कार्नवालिस किए हैं, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है।
अब बच्चों आप सबके समक्ष हमारा अगला प्रश्न है। क्या कहता है क्वेश्चन कि पेनिनसुलर इज एन एरिया लैंड विच, प्रायद्वीपीय भूमि एक क्षेत्र है जो, प्रायद्वीपीय भूमि एक क्षेत्र है जो, भाई देखो पहले समझो प्रायद्वीपीय क्या है। ऑप्शन दिए हैं सराउंडिंग बाय वाटर ऑन वन साइड, एक तरफ से जल का बाउंड्री घिरा हो, सराउंडिंग बाय वाटर थ्री साइड्स, तीन तरफ से जल की बाउंड्री घिरी हो, सराउंडिंग बाय वाटर टू साइड, दो तरफ से वाटर बाउंड्री घिरी हो, सराउंडिंग बाय वाटर ऑल साइड, चारों तरफ से बाउंड्री घिरी हो। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? सराउंडिंग बाय वाटर थ्री साइड जो है ये सही है। देखो बच्चों अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आइए हम इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के तौर पे इसको देखेंगे तो और बेटर समझेंगे इसको। जैसे आप देखते हैं कि ये भारत देश इस तरह से है, मान लीजिए ऐसे करके कुछ है, मान लो ऐसे। तो हम क्या देखते हैं, ये मान लीजिए इंडिया का हिस्सा है। अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब क्या है, ये तीन साइड जो है, तीन साइड वाटर से कवर्ड। जैसे सबसे नीचे आप क्या कहते हो भाई, आप कहते हो कि साहब सबसे नीचे हिंद महासागर है ना। जैसे हमको पता है हमारा क्या हिंद महासागर है। यहाँ वाला हिस्सा अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या रहता है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या है, जैसे यहाँ है अरब सागर का हिस्सा है, अरब सागर का हिस्सा है। इस तरह से चीजें जो है कवर्ड है या गैदर्ड है। सो अगर ऐसे इस तरह से हिस्से बने हुए हैं, मान लीजिए ऐसे करके, तो अब ये जो निचला हिस्सा है इसी को हम कहते हैं बच्चों प्रायद्वीपीय या प्रायद्वीप कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है पेनिनसुलर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पेनिनसुलर कहा जाता है इसको, इस तरह से ऐसे। सो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ क्या है, ये इस तरह से पेनिनसुलर रीजन बन जाता है। अब क्या देख रहे हैं कि ये तीन साइड से क्या है, कवर्ड है। तीन साइड से क्या है, ये पूरा पूरा हिस्सा इस तरह से कवर्ड है। देन इट कॉल द पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर पार्ट। अच्छा अगर कोई हिस्सा मान लो पूरी तरीके से कवर्ड हो जाए पानी से, तो बच्चे वो आइलैंड हो जाता है। वो क्या है, आइलैंड। जैसे ये जो बात कर रहे हैं लास्ट वाली कि ऑल साइड कवर्ड है, तो वो क्या है, आइलैंड वाला हिस्सा है। टू साइड, टू साइड का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता बेटा, वन साइड का भी कोई नाम नहीं। हाँ वन साइड से है तो थ्री साइड फिर से पेनिनसुलर ही हो जाएगा। अगर ये वन साइड कह रहा है और भाई वन साइड वाटर है, तो क्या तीन साइड इसका लैंड होगा, तो लैंड के साइड से फिर ये पेनिनसुलर हो गया। तीन तरफ से भूमि घिरी हो, जरूरी नहीं कि वो पानी ही हो, जरूरी नहीं कि वो पानी हो, वो जमीन भी हो सकती है। सो वो भी जो है पेनिनसुलर रीजन का पार्ट कहलाएगा। अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन चूंकि हम यहाँ भारत के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बात कर रहे हैं, इसलिए जो है हमारा हिस्सा ये सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ द कॉपर, लीड, सिल्वर एंड द जिंक। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा देश तांबा, सीसा, चांदी और जस्ता के विश्व में अग्रणी उत्पादकों में से एक है। अब देखिए ये जो बात हो रही है वो साउथ अमेरिका की कंट्री की हो रही है, और हमारे पास चार ऑप्शन है जिसमें क्या क्या है, पेरू है, वेनेजुला है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो पेरू है। साउथ अमेरिका की कंट्री है जो पेरू है। ठीक है, और ये पेरू, ठीक है, लीमा इसका जो है, जी पेरू। हाँ ऐसे आप देखें पेरू का जो हिस्सा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो जो भी विद्यार्थी पेरू के साथ गए हैं, जिन्होंने पेरू बताया है, वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फ्रॉम द सरफेस ऑफ विच प्लैनेट सन अपीयर ट्वाइस एज लार्ज एज द अर्थ। किस ग्रह की सतह से सूर्य पृथ्वी से दुगना बड़ा दिखाई देता है? भाई, एक ऐसा भी कोई ग्रह है जिसके सतह पर खड़ा हो या देख खड़े हो तो पृथ्वी से दुगना बड़ा, सूर्य पृथ्वी से दुगना बड़ा दिखता है, वो कौन सा सतह है? ऑप्शन है वीनस है, मरकरी है, मार्स है या जुपिटर है। सो क्या करेक्ट आंसर है बच्चे? वीनस है। अब शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि जिस ये अगर इसकी सतह पर हम खड़े होके पृथ्वी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी सूर्य से दुगना बड़ा हो गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है? वीनस। वीनस का रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? 225 दिन का है। ठीक है। और वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं, सुंदरता की देवी भी कहते हैं। इन तमाम प्रकार के नामों से या उससे हम लोग इसको जानते हैं। अब बच्चे हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द गल्फ। गल्फ के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है? फर्स्ट है इट इज an area of the ocean partially surrounded by the land. It is a usually smaller than a gulf. It is a part of a lake which is a partially surrounded by the land. या लास्ट है none of these। क्या करेक्ट है? खाड़ी के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द गल्फ। गल्फ के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? चार ऑप्शन दिख रहे हैं। इट इज एन एरिया ऑफ द ओशियन पार्शली सराउंडेड बाय द लैंड। इट इज यूजुअली स्मॉलर देन द गल्फ। इट इज अ पार्ट ऑफ द लेक व्हिच इज द पार्शली सराउंडेड बाय द लैंड या नन ऑफ दिस। सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला है। क्या है? फर्स्ट वाला है इट इज अ एरिया ऑफ ओशियन पार्शली सराउंडेड बाय द लैंड। देखिए, जैसे मान लीजिए ये बड़ा सा एरिया है ऐसे करके और ये पूरे एरिया में पानी का हिस्सा है, पूरा वाटर का हिस्सा कवर्ड है मान लीजिए। और इस पूरे वाटर कवर्ड रीजन पे अगर हम बात करते हैं, पूरे वाटर कवर्ड रीजन पे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये इस तरीके से ऐसे कुछ लैंड की बाउंड्री जो है यहाँ ऐसे करके कवर्ड है ऐसे। सो अब ये जो पार्सली लैंड कवर्ड बाउंड्री है यही कहलाती है अबाउट द गल्फ के बारे में कुछ पर्टिकुलर बातें, कुछ पर्टिकुलर चीजें। सो ओशियन द पार्सली सराउंडेड बाय द लैंड। सो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है? करेक्ट है। ये वाला हिस्सा जो है क्या है? वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है मित्रों आप इसको समझ पा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में कौन सा कार्य चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया जाता? कौन सा काम है जो चुनाव आयोग नहीं करता भाई? अब इस समय चुनाव का माहौल भी चल रहा है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 19 अप्रैल से लेकर और 4 जून तक जो है इलेक्शन अलग अलग जगहों पर हैं और तब तक रिजल्ट भी आ जाएंगे। सो क्या नहीं है कार्य इलेक्शन कमीशन का? पहला है इट मॉनिटर द प्रिपरेशन ऑफ द लीडिंग अप टू द पोलिंग डेट। पोलिंग डेट पे जो है लीड करना है या पूरी तैयारी वारी करनी है। इट इज़ अ फिक्स ऑफ द टाइम इलेक्शन ऑफ द प्रिपरेशन इलेक्शन प्रोग्राम के टाइमिंग को फिक्स करना इसके रिगार्डिंग है। इट हैज़ अ पावर टू टेक ऑफ अ डिसीजन इंश्योर द फ्री एंड फेयर वोटिंग। सही और निष्पक्ष और स्वतंत्र जो है वोटिंग हो, सही डिसीजन आए उसका, ये इसका कार्य है। इट प्रोवाइड द फिक्स फंड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के फंड को फिक्स करना, ये इसका पार्ट है। क्या इसका पार्ट है? सो बच्चे ऊपर के तीनों तो इसके पार्ट हैं लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो फंड होता है, फंड वो पॉलिटिकल पार्टी ही क्या करती है? डिसाइड करती है। लेकिन ध्यान देना है, चुनाव आयोग क्या करता है? उनके फंडिंग पर एक लिमिट लगाता है कि आप पर्टिकुलर चुनाव में एक सीट के लिए या आप लोकसभा सीट के लिए मान लिए खड़े हैं या विधानसभा सीट के लिए खड़े हैं,
तो आप अपने पर्टिकुलर सीट और एरिया के हिसाब से कितना फंड आप खर्च कर सकते हैं, ये लिमिट है। तो फंड को खर्च करने की भी एक लिमिट, एक पावर होती है कि आप जैसे मान लो फिक्स कर दिया भाई कि एक लिमिट है, तो मान लेते हैं कि 10,000 रुपए की लिमिट है, सो उतनी ही लिमिट का आप फंड खर्च करेंगे। ये नहीं कि अब सरकार इस पे नहीं ध्यान दे रही तो आप और करोड़ों रुपया खर्च कर दे और उसमें जो है आपने लोगों को धन के बल पे वोट फॉर कैश फॉर वोट की जैसे कंडीशन बनाई, वो चीज़ें अनुचित हैं, वो चीज़ें गलत हैं। इसलिए यहाँ पे यही बताया गया है कि फंड को फिक्स करना, यह बात पॉलिटिकल पार्टीज के हिस्से से प्रोवाइड नहीं है। प्रोवाइड की बात है, प्रोवाइड नहीं करता वो, पॉलिटिकल पार्टी स्वयं प्रोवाइड करती है, लेकिन लिमिट में प्रोवाइड करती है, एक सीमा में वो चीज़ों को निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? अगला प्रश्न कहता है रिसेंटली द कैबिनेट विच स्टेट हैज अप्रूव द अप्रूवल ऑफ द बिल्ड द स्टेट फर्स्ट एडवांस द पेडियाट्रिक सेंटर। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट राज्य ने पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र प्रस्ताव करने की मंजूरी दी है? बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? क्या इसका जो है करेक्ट आंसर है? बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, क्या करेक्ट है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसका क्या है? पहला उन्नत बाल केंद्र जो है प्रस्ताव करने की मंजूरी दी है। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? हु इज द डिप्टी चीफ ऑफ एयर इंडियन एयरफोर्स? वायुसेना भारतीय वायुसेना के आईएएफ के उप प्रमुख कौन हैं? भारतीय वायुसेना के आईएएफ के उप प्रमुख कौन हैं? हु वाज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स आईएएफ? योर ऑप्शन इज अमरप्रीत सिंह, उमेश मिश्रा, सुजोय लाल थोसन या अनीस दयाल सिंह। सो करेक्ट आंसर है अमरप्रीत सिंह है। कौन है? इसके करेक्ट आंसर है अमरप्रीत सिंह। अब अमरप्रीत सिंह जो है ये एक आपका, ये बच्चे जो है आपका एक करेक्ट आंसर है। करेक्ट क्या है? अमरप्रीत सिंह। ओके, अभी नेक्स्ट है which edition of the खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 was held in तमिलनाडु? खेलो इंडिया यूथ 2024 का कौन सा संस्करण तमिलनाडु में आयोजित हुआ है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। सेकंड ऑप्शन, सेकंड संस्करण था, सेकंड एडिशन था, थर्ड एडिशन था, फोर्थ एडिशन था या सिक्स एडिशन था? सो प्यारे बच्चे इसका जो था वो छठा था। इसके पहले 5 हो चुके थे, ये सिक्स्थ एडिशन था। कौन सा था ये बच्चे? सिक्स्थ एडिशन था। तो छठा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। ओके बच्चे, अगली बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूनेस्को हैज डिजाइंड ओडिशा एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज द सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यूनेस्को ने ओडिशा के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है। यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ओडेसा यूक्रेन में है, रशिया में है, जापान में है या चाइना में है? उड़ीसा कहाँ है? अच्छा याद रखिए उड़ीसा है। बहुत बच्चे समझे होंगे भैया उड़ीसा, उड़ीसा हमारे यहाँ है। उड़ीसा या उड़ीसा हमारे भारत देश का एक राज्य है, लेकिन ये ओडेसा टर्म है। सो ओडेसा टर्म इज बिलोंग टू विच कंट्री? द ऑप्शन इज यूक्रेन, रशिया एंड जापान एंड चाइना। सो करेक्ट आंसर क्या है? यूक्रेन है। यूक्रेन है, जहाँ व्लादिमीर जेलेंस्की इसके राष्ट्राध्यक्ष हैं। कीव या खार्किव जो फेमस वहाँ पे सिटी है, कीव इसकी कैपिटल भी है। आपने देखा था यूक्रेन और किस तरीके से रशिया ने भी आपस में वॉर भी किया था, ठीक है, मॉन्डीज को कब्जा करने के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या था? यूक्रेन एकदम करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों? हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है in which city has the 31st national children science program science congress been organized? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई, गोंटू, भुवनेश्वर, जयपुर? क्या करेक्ट आंसर है? सो बच्चे इसका करेक्ट आंसर है गोंटू में। कहाँ पे किया गया है? गोंटू में। ये स्टैटिक है, आई होप आप इसको रिमेंबर कर पा रहे हैं, आप इसको जान पा रहे हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है? गोंटू। गोंटू इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे हमारे गोंटू के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। बच्चे अब आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है क्वेश्चन? NHRC National Human Right Commission, which statement is or oblique R is correct about the structure? Former Chief Justice of the Supreme Court, the former Chief Justice of the Supreme Court, former Judge of the Supreme Court, the three members who have knowledge and practical experience of the matters related to the human rights. Your correct option is 1, 2, and 3, 1, 2, and 4, 1 and 2 only, and all of above.
So what is the correct? So correct answer is 1 and 2 only is correct. 1 and 2 is the correct. Okay. Now the correct answer is C. Okay, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ गए थे उन सभी का ऑप्शन सही था। प्यारे मित्रों, मुझे उम्मीद है आज का सेशन आप सभी को बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। सेशन में लगभग सभी क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट का पार्ट भी अच्छे से था। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से ऐसे पढ़ते रहिए और जल्द ही मैं आपके सामने अगला सेशन लेकर आऊँगा जिसका नाम होगा एसएससी स्पीड टेस्ट नंबर 15। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।